विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय, दुनिया के पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जिसे लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र संघ के बारे में। राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और ये 1946 तक कार्यरत रहा। 1920 से लेकर के 1946 तक यानी 26 वर्षों के कार्यकाल में इस पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन ने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी अचीवमेंट ली, कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की, जिस लक्ष्य के लिए संगठन की स्थापना की गई थी, उन लक्ष्यों की पूर्ति में ये संगठन कितना सफल रहा, आज के हमारे ये डिस्कस का टॉपिक है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं राष्ट्र संघ की सफलताएं। राष्ट्र संघ को कौन कौन सी सफलताएं मिली। राष्ट्र संघ की पहली सफलता में अल्बानिया विवाद है। राष्ट्र संघ का प्राथमिक कार्य विश्व शांति एवं सुरक्षा का था और विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए पहला जो विवाद है वो अल्बानिया राज्य पर यूगोस्लाविया के आक्रमण के रूप में ये विवाद राष्ट्र संघ के सामने आया, जिसे अल्बानिया विवाद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र संघ ने अल्बानिया को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था और 1920 में राष्ट्र संघ का सदस्य भी बनाया था। यूनान और यूगोस्लाविया दोनों पड़ोसी राज्य अल्बानिया को हड़पना चाहते थे। सितंबर 1921 तक अल्बानिया की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। पड़ोसी राज्यों की घुसपैठ से तंग आकर अल्बानिया ने राष्ट्र संघ का सहारा लिया और राष्ट्र संघ को ये लगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामले में अल्बानिया विवाद पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप के बाद अल्बानिया ने 1913 की स्थिति को बहाल किया। तो राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में ये पहले बड़ी सफलता थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में एक मील का पत्थर कहा जाता है। तो अल्बानिया विवाद के रूप में राष्ट्र संघ की ये पहली परीक्षा है। उसमें राष्ट्र संघ जो मूल स्थिति है उसको बहाल करने में पूरी तरह से कामयाब रहा। राष्ट्र संघ की दूसरी बड़ी सफलता ओलैंड विवाद की है। राष्ट्र संघ के समक्ष ये एक महत्वपूर्ण विवाद था जिसे ओलैंड द्वीप विवाद कहा जाता है। ओलैंड द्वीपों का अधिकार को लेकर 1920 में स्वीडन व फिनलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। यह दोनों देशों के बीच 6500 द्वीप समूह के स्वामित्व का मामला था। फिनलैंड ने रूस से स्वतंत्र होने के बाद ओलैंड द्वीप पर अपना दावा जताया। इन द्वीपों ने स्वीडिश जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण स्वीडन ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। स्वीडन का मानना था कि इन द्वीपों पर स्वीडिश जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से स्वीडन का इन द्वीपों पर अधिकार बनता है। 1921 में इंग्लैंड ने इस विवाद को राष्ट्र संघ की परिषद में प्रस्तुत किया। फिनलैंड ने इसे घरेलू मामला बता करके परिषद के निर्देशों को अस्वीकार कर दिया। इससे मामला और ज़्यादा जटिल हो गया। राष्ट्र संघ के सामने और ज़्यादा जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। परिषद द्वारा गठित समिति ने इन द्वीपों पर फिनलैंड के अधिकार को स्वीकार कर लिया और यह संस्तुति दी कि इन द्वीपों पर स्वीडिश लोगों के अधिकारी का संरक्षण किया जाए। तो इस प्रकार ओलैंड विवाद को समाधान करने में राष्ट्र संघ ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। राष्ट्र संघ के सामने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में एक और विवाद उभर करके सामने आया, जिसे कोरफ्यू डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। कोरफ्यू विवाद
राष्ट्रसंघ के समक्ष अपने 5 नागरिकों की हत्या के विरोध में यह महत्वपूर्ण मामला था जिसे कोर्फू विवाद कहा जाता है। इटली के शासक मुसोलिनी ने 31 अगस्त 1923 को यूनानी द्वीप कोर्फू पर कब्जा कर लिया। यूनान ने राष्ट्र की अखंडता के लिए राष्ट्रसंघ से प्रार्थना की। मामला संघ की परिषद के पास चला गया और परिषद ने जांच पड़ताल की। परिषद ने यूनान व इटली को विवादों के निपटारे के लिए कहा, लेकिन मामला संघ की परिषद के पास गया और परिषद ने जांच पड़ताल की। परिषद ने यूनान व इटली को विवादों से निपटारे के लिए कहा, लेकिन दोनों देशों ने घरेलू मामला बताकर संघ के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया। बाद में यूनान को इटली से नागरिकों की हत्या के बदले क्षमा याचना व क्षतिपूर्ति का वायदा किया। इससे इटली ने संतुष्ट होकर यूनान के कोर्फू द्वीप को खाली कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ के सामने ये तीसरी बड़ी चुनौती थी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा थी, और इस कोर्फू जो विवाद है उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। राष्ट्रसंघ का चौथा महत्वपूर्ण जो चैलेंज, चुनौती के रूप में सामने आया, वो ऊपरी सिलेसिया डिस्प्यूट था। अपर सिलेसिया का ऊपर वाला भाग राष्ट्रसंघ में ये एक महत्वपूर्ण विवाद के रूप में उभर करके सामने आया। वर्साई की संधि के अनुसार सिलेसिया का ऊपरी भाग लगभग 122 वर्ग मील चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। मार्च 1921 में इस क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाया गया जो जर्मनी के पक्ष में गया, परंतु कुछ क्षेत्रों में पोलिश संख्या की अधिकता के कारण उन्होंने जर्मनी के साथ रहना स्वीकार नहीं किया। यह विवाद राष्ट्रसंघ की परिषद को सौंपा गया। परिषद की जांच समिति ने अध्ययन करके 20 अक्टूबर 1921 को इस क्षेत्र को पोलैंड व जर्मनी में विभाजित कर दिया। इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा की चुनौती के रूप में राष्ट्रसंघ के सामने सिलेसिया का जो विवाद आया था उसका भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया। राष्ट्रसंघ के सामने पांचवा महत्वपूर्ण इशू आया राइनलैंड और बेल्जियम विवाद के रूप में। वे विवाद भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक चुनौती था। सितंबर 1920 में राइनलैंड व बेल्जियम विवाद राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत किया गया। दोनों देशों की सीमा पर पेन व मालमेडी में अक्षेत्र विवाद का कारण बना। वर्साई की संधि द्वारा ये दोनों अक्षेत्र बेल्जियम को दिए। 1920 में इन दोनों क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया गया। इस जनमत संग्रह में इन क्षेत्रों की जनता ने बेल्जियम में रहना स्वीकार किया। जर्मनी ने इस निर्णय का विरोध किया। मामला और ज़्यादा जटिल हो गया और सितंबर 1920 में परिषद ने निर्णय दिया कि दोनों क्षेत्र बेल्जियम के अधीन रहेंगे। तो राइनलैंड और बेल्जियम विवाद के रूप में राष्ट्रसंघ की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में एक अन्य महत्वपूर्ण विवाद मेमल डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। मेमल एक क्षेत्र का नाम है जो पूर्व में जर्मनी का क्षेत्र था, लेकिन वर्साई की संधि के द्वारा इसे जर्मनी से अलग कर दिया गया। इस बंदरगाह पर जर्मन जनसंख्या अधिक थी। जनवरी 1923 को लिथुआनिया ने इस पर आक्रमण करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। मित्र राष्ट्रों द्वारा इस मुद्दे को राष्ट्रसंघ में ले जाया गया। दिसंबर 1923 में जांच आयोग ने मेमल को लिथुआनिया को सौंपने और अक्षेत्र को जनवरी 1923 को लिथुआनिया ने इस पर आक्रमण करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। मित्र राष्ट्रों द्वारा इस मुद्दे को राष्ट्रसंघ में ले जाया गया। दिसंबर 1923 को जांच आयोग ने
मेमल को लिथुआनिया को सौंपने और अक्षेत्र को स्वायत्त अधिकार देने का फैसला किया। इस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आयोग ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब वर्तमान समय में इस क्षेत्र को कैलिपेडा कहा जाता है। इस विवाद को सुलझाने में भी राष्ट्रसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी मेमल विवाद जो है एक प्रकार से इंटरनेशनल पीस के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज था और इस विवाद को सुलझाने में परिषद ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। राष्ट्रसंघ के सामने एक बड़ा जो विवाद है मोसुल विवाद के रूप में आया है। 1924 में ये मोसुल विवाद सामने आया राष्ट्रसंघ के सामने, जो इराक का एक भाग था। यह क्षेत्र तेल का भंडार था, इसलिए इसको लेकर के राष्ट्रों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी। विभिन्न राष्ट्र इसके लिए दावे कर रहे थे। ब्रिटेन व टर्की के इस विवाद का ब्रिटेन और टर्की दोनों इस विवाद का समाधान नहीं कर सके और अगस्त 1924 को मोसुल विवाद संघ की परिषद में पेश किया गया, परंतु टर्की ने परिषद के अधिकार क्षेत्र को स्थायी न्यायालय में चुनौती दी। स्थायी न्यायालय ने परिषद के क्षेत्राधिकार को सही ठहराया। इसके बाद इस विवाद के लिए जांच आयोग की स्थापना की गई। संघ के जांच आयोग ने क्षेत्र के लोगों की राय ली और जिसमें अधिकांश ने इराक में शामिल होने को स्वीकारा। परिषद ने 16 दिसंबर 1925 को मोसुल को इराक को देने का फैसला किया। इस प्रकार से 1924 में मोसुल का जो विवाद है वो 16 दिसंबर 1925 के से जो है राष्ट्रसंघ की परिषद की सूझबूझ के द्वारा इस मुद्दे का समाधान हुआ। राष्ट्रसंघ के समक्ष एक महत्वपूर्ण विवाद विल्नियस का विवाद था। विल्नियस विवाद पोलैंड व लिथुआनिया के बीच सीमा विवाद था। विल्नियस क्षेत्र पोलिश जनसंख्या बहुल होने के कारण पोलैंड ने इसे अपने अधीन कर लिया। पोलैंड ने कहा कि इस क्षेत्र पर पोलिश जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लिथुआनिया ने विल्नियस पर अपना अधिकार करने के लिए पोलैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पोलैंड ने लिथुआनिया के विरुद्ध राष्ट्रसंघ में अपील की। 4 मार्च 1923 को एक सम्मेलन द्वारा विल्नियस को पोलैंड के साथ छोड़ते हुए दोनों देशों के बीच सीमा तय की। इस प्रकार पोलैंड और लिथुआनिया के बीच विल्नियस क्षेत्र का जो विवाद था वो परिषद की सूझबूझ के द्वारा 1923 में इस मुद्दे का समाधान किया गया। राष्ट्रसंघ के समक्ष एक बड़ी चुनौती लोटेसिया विवाद के रूप में भी आई। यह क्षेत्र कोलंबिया और पेरू के बीच का था और दोनों ही राष्ट्रों के बीच तनाव का कारण था। पेरू की सेना ने 1932 में लेटिका पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोनों देशों में संघर्ष जारी रहा। राष्ट्रसंघ द्वारा इस विवाद की मध्यस्थता की गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रही। मई 1934 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और लोटेसिया की कोलंबिया में वापसी हुई और पेरू को माफी दी गई। तो इस प्रकार कोलंबिया और पेरू के बीच का जो ये विवाद राष्ट्रसंघ के द्वारा इसका समाधान किया गया। राष्ट्रसंघ के समक्ष एक बड़ा विवाद सार डिस्प्यूट के रूप में सामने आया। सार एक प्रांत था जो पर्सिया और रेनिस प्लेटिने के भागों से बना था और वर्साई की संधि से यह क्षेत्र संघ के नियंत्रण में आ गया। 1935 में राष्ट्रसंघ द्वारा इस क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाया गया। 90.3% मतों के साथ इस क्षेत्र के लोगों ने जर्मनी का समर्थन किया। 17 जनवरी 1935 को संघ की परिषद द्वारा जर्मनी के साथ इसका पुनः एकीकरण किया गया। तो सार विवाद जो है 1935 में राष्ट्रसंघ के प्रयासों से ही ये इसका समाधान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रसंघ ने जो सफलताएं प्राप्त की 1920 से लेकर के 1946 तक 26 वर्षों के कार्यकाल में, इनकी सफलताओं से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।